हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 44 देखेंगे। पार्ट 43 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है 1360 सवाल, तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मटर पादप के ऊपर प्रयोग में मेंडल ने नहीं चुना। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था मटर प्लांट के ऊपर, तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स चूज किए थे, कुछ ट्रेट्स चूज किए थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन नहीं है। मेंडल के द्वारा इनमें से कौन चूज नहीं किया गया था। पहला है फली की लंबाई, बीज की आकृति, पुष्प की स्थिति और बीज का रंग। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। जिनका भी आंसर सही होगा मैं उनको लाइक कर दूंगा। ठीक है, मैं लाइक करूंगा, आप समझ जाना कि ये आंसर सही है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1361 से। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि तरंग ऊर्जा का ही एक रूप है, और ये कौन सा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ध्यान में रखिएगा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? एटम के बारे में सही नहीं है। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत हो जाएगा। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। जो परमाणु का साइज होता है ये 10⁻⁻10 मीटर के लगभग में होता है, इस रेंज में होता है। 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है, यानी कि ये रेडियस है, त्रिज्या है परमाणु के लिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है, 10⁻⁻10। यही ऑर्डर होता है, यही रेंज होता है एटम के साइज का। तो ये सही है। परमाणु आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, ये भी सही है। और एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये भी सही है। आंसर हमारा ए हो जाएगा, ये गलत है। तत्व X चतुसंयोजक और Y द्विसंयोजक, इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक डैश होगा। एक तत्व X है, X जो है इसका ये परमाणु होगा X, और जो तत्व Y है उसका परमाणु Y है। X के बारे में बोला है कि इसका वैलेंसी 4 है और इसका वैलेंसी 2 है। तो जो यौगिक बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस करेंगे, तो X2Y4 हो जाएगा। इसको हम और सिंपल तरीका से लिखते हैं, XY2, यानी इस दोनों का HCF लो, उससे भाग लगा दो। 2 4 का HCF 2 आएगा, 2 से भाग लगा दो 2 में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4/2 तो 2 हो जाएगा। तो 1 हम लिखते नहीं हैं, 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, 1 हटा देंगे। XY2 यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 होता है, ये आपको समझ जाना है। सी हमारा आंसर। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डैश कहलाता है। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का जो ढलान होगा यानी कि जो स्लोप होगा ये देगा आपको त्वरण। ठीक है, त्वरण। और जो आपका ST कर्व होगा, ST कर्व यानी कि विस्थापन समय कर्व, या फिर बोल दो दूरी समय कर्व, इसका जो ढलान होगा ये क्या देगा? इसका ढलान आपको दे देगा वेग। ठीक है, दूरी समय ग्राफ में जो ढलान मिलेगा वो वेग देगा, वेग समय ग्राफ में जो ढलान मिलेगा वो त्वरण देगा। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। मैंने पहले ही आपसे कहा था, कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति कर रहा है, कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो उस मोशन को करवाने वाला एक बल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सी हमारा राइट आंसर। और ये अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या है? केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर। अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है ये केंद्र की ओर होती है। सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। दक्षता यानी कि एफिशिएंसी। जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो उतना ही ज़्यादा सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में। तो यहाँ देखो, ये है पैराबोलिक शेप्ड, ये जो कलेक्टर है ये है पैराबोलिक शेप्ड। आप देख रहे हो यहाँ से सोलर एनर्जी इस पर गिरती है, सोलर एनर्जी इस पर गिरती है, ये इसको कलेक्ट करता है। ये जो पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर है ये इसको कलेक्ट करता है और फिर इसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में यानी कि सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में, सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट होता है ये पैराबोलिक डिश कलेक्टर होता है। डी हमारा राइट आंसर। पैराबोलिक ये एक शेप है, शेप का नाम है। इस प्रकार का जो शेप होता है उसे हम पैराबोलिक बोलते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? आनुवांशिक विकार है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर जो आपका ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है ये कम बनता है।
ग्लोबिन प्रोटीन कम बनने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो यहाँ पर एनीमिया हो जाएगा। तो थैलेसीमिया के अंदर भी एनीमिया होता है, बट ये अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक बीमारी है। यहाँ पर ऊपर में एक आई बटन दिखेगा, आप इस आई बटन पर क्लिक करो, आपको एक वीडियो मिलेगा जेनेटिक्स चैप्टर का एनसीईआरटी सीरीज के अंदर। उसका आप क्वेश्चन नंबर 74 के बाद का स्लाइड देखो, 2-3 स्लाइड्स मिलेंगे आपको, वहाँ मैंने सारे अनुवांशिक बीमारियों के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो सारी अनुवांशिक बीमारी को आप याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके एक बार देख लेना इस चीज़ को। एनीमिया हीमोग्लोबिन के कमी के कारण से हो जाएगा। जिस भी कारण से हीमोग्लोबिन के लेवल में कमी हो, जिस भी कारण से हीमोग्लोबिन के लेवल में कमी हो, जैसे यहाँ देखो ग्लोबिन प्रोटीन कम बनने से क्या हुआ, हीमोग्लोबिन कम बनता है। तो किसी भी कारण से हीमोग्लोबिन अगर कम बन रहा है तो एनीमिया हो जाएगा। आयरन की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आप जानते हो कि आयरन होता है। तो अगर आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी तो एनीमिया। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और कैंसर के तो कई सारे कारण हैं। कैंसर में होता क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है, कोशिकाओं का विभाजन होता है अनियंत्रित रूप से। नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो अलग है उसका चयन करें। यहाँ आपको फॉर्मूला दे रखा है और यहाँ IUPAC नाम दे रखा है। एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह OH होता है, और जो जनरल फार्मूला होता है वो आप ध्यान में रखना, CnH2n+1OH, ये फार्मूला होता है। हमारा आंसर यहाँ पर A हो जाएगा। वो क्यों, ब्यूटेन है यहाँ पर, तो ब्यूट के लिए कार्बन की कितनी संख्या, 4, तो यहाँ पर हम C4 डालेंगे, यहाँ पर n बराबर हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन होता है ब्यूट के अंदर। C4H2 × 2 + 1 और OH, यहाँ से हमारा निकल करके आएगा यहाँ पर 2 × 4 हो जाएगा, तो ये 9OH। ये ब्यूटेनॉल का फार्मूला है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, C4H8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप सारे चेक कर लेना, सारे में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सही है। गति का प्रथम नियम डैश की परिभाषा देता है। गति का जो पहला नियम है ये बल की परिभाषा देता है। गति का जो दूसरा नियम है ये बल के परिमाण के बारे में बताता है कि बल का परिमाण क्या होगा, और तीसरा नियम बल के गुण के बारे में बताता है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है? श्वसन प्रक्रिया में, रेस्पिरेशन के अंदर हीट इवॉल्व होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तने के माध्यम से प्रजनन करना, जड़ के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था। गुलाब हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गुलाब का पौधा लगाना चाहते हो तो एक गुलाब के पौधे से तना काट करके ले आओ और उसको मिट्टी में लगा दो, एक नया गुलाब का पेड़ उग जाएगा। ब्रायोफाइलम में आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइलम में प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है लीफ के सहायता से। जो ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है, इसके मार्जिन पे इस प्रकार के छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं। यही जब छोटा सा प्लांट है ये टूट करके गिर जाएगा नीचे मिट्टी में, जमीन पर, तो यहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। विद्युत परिपथ यानी कि कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, समानांतर और श्रेणी, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सीरीज वाले में क्या समान होता है, श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? धारा, विद्युत धारा यानी कि करंट क्या होगा? सेम होगा। जितने भी प्रतिरोधक लगे होंगे सारे में करंट सेम होगा। और पैरेलल वाले में, समानांतर वाले में क्या समान होगा? विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किस में हमेशा वृद्धि होती है? जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो तो जो धात्विक गुण है, मेटेलिक कैरेक्टर, ये घटता है, और जब आप समूह में ऊपर से नीचे आते हो तब ये बढ़ता है। हमारा आंसर यहाँ पर धात्विक गुण हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? इस ग्रह पर जी का मान मतलब समझ रहे हो, ग्रह के सतह पर। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है तो पृथ्वी के सतह पर g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप मान याद रखते हो। फॉर्मूला क्या होता है जी का? सतह पर। याद रखना ये जो फॉर्मूला है ये सतह पर है, ठीक है, ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हाइट पर नहीं या फिर नीचे नहीं, सतह पर। कैपिटल जी कैपिटल m बटे में r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल R यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या है।
जब आप सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर द्रव्यमान का वैल्यू डालोगे, यहाँ पर त्रिज्या की वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब एक ऐसा ग्रह है जिसका जो द्रव्यमान है ये पृथ्वी के द्रव्यमान के आधा हो चुका है और त्रिज्या ये आधी हो चुकी है, यानी द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही आधे हो चुके हैं। अब हम जी का मान निकालेंगे। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, इस वाले फॉर्मूले को आप किसी भी प्लेनेट के सतह पर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग यहीं पर लगाएंगे, फिर से यही लगाएंगे। कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द्रव्यमान पहले का आधा हो चुका है तो m/2 मैंने यहाँ पर डाल दिया। त्रिज्या पहले की आधी हो चुकी है तो r/2 मैंने यहाँ पर डाल दिया। समझ में आया? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 गुणे में gm बट्टे में r²। अब ये जो पूरा वैल्यू यहाँ पर है, क्या ये यही है? और इसका वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने 2 रहने दिया और गुणे में 9.8 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा C, तो C हमारा आंसर हो जाएगा। डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। बीज के 3 भाग होते हैं। एक तो आपका सीड कोट होता है, बीज आवरण, उसके बाद एम्ब्रियो हो गया, बीज में एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने वाला एंडोस्पर्म होता है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भ्रूणपोष। इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। सी हमारा आंसर। ये जो एंडोस्पर्म है ये इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है। प्रबलता यानी कि लाउडनेस। कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा बोलता है, जोर से बोलता है, तो बोलते हैं कि लाउडनेस ज़्यादा है। जैसे शेर दहाड़ रहा है तो हम बोलेंगे कि शेर के दहाड़ने में लाउडनेस ज़्यादा है। और अगर कोई धीमा बोल रहा है यानी कि लाउडनेस कम है। तो डेसिबल में हम लोग मापते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी से हम लोग डिनोट करते हैं डेसिबल में। हमारे कानों के लिए जो सबसे बेस्ट लाउडनेस है वो है 45 डेसिबल, यानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुनो या फिर इससे कम सुनो, साउंड की लाउडनेस अगर इतना हो या इससे कम हो तो हमारे कानों को कोई नुकसान नहीं है। इससे आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे हमारे कानों के लिए नुकसानदेह होते चला जाएगा। 80 डेसिबल यानी अगर साउंड की लाउडनेस 80 डेसिबल या इससे ऊपर है तो इससे मनुष्य का कान बहरा हो सकता है। अगर 150 डेसिबल की अगर साउंड है तो ये व्यक्ति को पागल कर सकती है। इतनी लाउडनेस वाली अगर ध्वनि कोई व्यक्ति सुने तो वो पागल हो सकता है। हो जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। इतना ये काफ़ी हो सकता है। 80 डेसिबल तक के साउंड सुनने से क्या होगा, 80 डेसिबल या फिर इससे ऊपर व्यक्ति बहरा हो सकता है। और बेस्ट जो है हमारे कान के लिए वो 45 डेसिबल है। इसके अलावा आप याद रखेंगे आयाम बढ़ने से प्रबलता बढ़ती है, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ने से लाउडनेस बढ़ती है और एम्पलीट्यूड घटने से लाउडनेस घटती है। आवृत्ति बढ़ने से तारत्व बढ़ती है। आवृत्ति बढ़ने से यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पिच बढ़ती है। अगर पिच अधिक है तो आवाज़ पतली होती है। महिलाओं की आवाज़ सामान्यतः पुरुषों की तुलना में पतली होती है, क्योंकि महिलाओं के वोकल कॉर्ड से जो साउंड वेव निकलती है उसकी पिच अधिक होती है, या फिर बोल दो फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। पुरुषों में अगर बात करें तो आवृत्ति कम होती है, इसलिए पिच कम होती है, आवाज़ मोटी होती है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? जब हम किसी साउंड को सुनते हैं तो वो उसका प्रभाव हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है। 0.1 सेकेंड यानी कि 1/10 सेकेंड तक। ये हमारा आंसर। डैश विद्युत का एक सुचालक है। कार्बन एक अधातु है और कार्बन विद्युत का कुचालक है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, तो कार्बन विद्युत का कुचालक है, लेकिन कार्बन का ही अपरूप है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक है। तो ये एक अपवाद है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। कार्बन एक अधातु है और इसी का एक अपरूप है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का कुछ सुचालक है। बाकी फास्फोरस, नियोन ये सारे अधातुएं हैं तो विद्युत के ये कुचालक होंगे। एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे डैश आयन से जाना जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अणुओं का समूह नहीं होगा, परमाणुओं का समूह होगा। ठीक है, परमाणुओं का समूह होगा। जैसे मान लो कि ये है सल्फेट आयन, ठीक है, ये है सल्फेट आयन। तो ये जो SO4 है ये क्या है? ये अणुओं का समूह है या परमाणुओं का समूह है? परमाणुओं का समूह है ना। ग्रुप ऑफ एटम्स है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है। 4 ऑक्सीजन के एटम्स है और 1 सल्फर के, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। इसी के ऊपर देखो चार्ज लिखा हुआ है 2- यानी कि -2। तो ये जो -2 चार्ज है ये आप ये मत समझना कि ये ऑक्सीजन के ऊपर है, ये पूरे इस मॉलिक्यूल के ऊपर है, पूरे इस मॉलिक्यूल के ऊपर है।
तो हम इसे क्या बोलेंगे, बहुपरमाणु। बहुपरमाणु इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने परमाणु मिल करके एक ग्रुप को बना रहा है, 4 है, 3 है, 2 है, इसीलिए हम लोग ये चतुः, 2 इन सब पर टिक नहीं मारेंगे, सीधा बहुपरमाणु पर टिक मारेंगे। ये जो अभी आयन है यहाँ पर, इसमें 5 परमाणु है, 5 परमाणु मिल करके एक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ है और इस पर क्या है, चार्ज है। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? जनरली क्या होता है, जो बर्फ आप जानते हो उसको आप गर्म करोगे तो ये पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा। देखो पहले क्या था, सॉलिड में था ये बर्फ, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगा और गर्म करोगे तब जाकर के गैस में कन्वर्ट होगा। शुष्क बर्फ में क्या होगा, शुष्क बर्फ ये वाला अवस्था में नहीं आता है। जो शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस है, ये इस वाले स्टेट में नहीं आता है, लिक्विड में नहीं आएगा, सीधा सॉलिड से गैस में, इसलिए शुष्क लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये द्रव अवस्था में आता ही नहीं है, सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब दाब को एक एटमॉस्फेयर से कम किया जाता है, होना चाहिए, जब दाब को हम 1 एटमॉस्फेयर से कम करेंगे तो ये सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कब? जब हम दाब को 1 एटमॉस्फेयर से कम करेंगे। आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हो कि ये गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। आप जानते हो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं ये दूर दूर होते हैं और तेज़ी के साथ भागते रहते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और भागते रहते हैं, इनके पास एनर्जी अधिक होती है। अगर आप चाहते हो इस गैस को मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ जो है इस गैस को मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं, क्या करना पड़ता है? तापमान को कम कर दूं। तापमान के कम करने से ये होगा कि इनके पास अभी एनर्जी अधिक है, ये भाग रहे हैं इधर उधर, ये शांत हो जाएंगे, ये भागेंगे नहीं। और हम क्या करेंगे, दबाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तापमान को बहुत कम कर देंगे, दबाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। दबाव बढ़ाने से क्या होगा, ये जो कण है, ये जो पार्टिकल्स है, ये पास चले आएंगे, इतने पास चले आएंगे जितने कि ठोस में होते हैं, और ये ठोस अवस्था प्राप्त हो जाएगा। यही किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या होता है, यहाँ पर ताप को बहुत ही कम कर दिया जाता है और दबाव को काफ़ी बढ़ा दिया जाता है, इससे हमें मिल जाएगा सॉलिड CO2। हम लोग जिस वायुमंडलीय दाब पर हैं वो है 1 ATM। अगर आप चाहते हैं कि 1 ATM पर, इस वायुमंडलीय दबाव पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए टेम्परेचर को -78.5 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। ठीक है, तापमान को कितना करना पड़ेगा, -78.5 डिग्री सेल्सियस इस 1 ATM प्रेशर पर। अगर इससे प्रेशर कम करोगे, 1 ATM से कम करोगे तो क्या होगा, दबाव कम हो जाएगा। दबाव कम होगा तो ये सॉलिड से वापस से सीधा गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जीवन काल में कभी न कभी नोटोकॉर्ड होता है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आंतरिक कंकाल, एंडोस्केलेटन, यानी जो स्केलेटन है, कंकाल है, वो बॉडी के अंदर होता है, तो ये भी सही है। द्विभागीय सममित, ये भी सही है, इसी को बोलते हैं द्विपार्श्व सममित, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री। ये नहीं होगा, ये सही है, तो ये कैसे होगा, व्यासीय सममित यानी कि रेडियल सिमेट्री, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, B। विद्युत परिपथ में डैश होते हैं। विद्युत परिपथ में क्या सब होते हैं? एक तो आपका विद्युत घटक होगा, यहाँ देखो विद्युत घटक लिखा हुआ है, तो बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कूलर, AC, जो मन करे वो लगा दो। ठीक है, एक विद्युत घटक हो गया, तार हो गया, प्लग हो गया, स्विच ऑन ऑफ करने वाला, और ये विभवांतर पैदा करने वाला, क्योंकि जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। तो संयोजी तार, बैटरी, प्लग कुंजी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दोनों क्या है, समस्थानिक है। कौन से तत्व का? क्लोरीन का। क्लोरीन के ये 2 समस्थानिक है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अब क्योंकि ये क्लोरीन के ही अलग अलग परमाणु हैं, तो डेफिनेटली जो परमाणु संख्या है वो समान ही रहने वाली है, तो उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये सही है। ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, तो दोनों के लिए जो परमाणु संख्या ये 17 ही है, तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं। लेकिन यहाँ देखो परमाणु द्रव्यमान बोल दे या फिर द्रव्यमान संख्या बोल दे, हालांकि अंतर है दोनों में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है, हो सकता है द्रव्यमान संख्या लिखा हो, तो परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो, यहाँ 35 है, यहाँ 37 है।
इन दोनों की भौतिक विशेषता अलग अलग होंगी, लेकिन इन दोनों की रासायनिक विशेषता एक समान होंगे। तो ये सही है, ये भी सही है, बी सी डी सही है। फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जल के साथ पाइन ऑयल यानी कि तारपीन का तेल, जो कि चीड़ का तेल भी कहलाएगा क्योंकि चीड़ के पेड़ से ही प्राप्त होता है। बी हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 44 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।